हेलो डीएवियंस, वेलकम टू डीएवी गुरु। चलिए मैथ्स के एक और चैप्टर को पूरा रिवाइज करते हैं, चैप्टर नंबर 4 को, ताकि बोर्ड्स एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके सॉल्यूशन आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक को परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जिस PDF से हम लोग रिवाइज करेंगे वो आप हमारे वेबसाइट davguru.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे PDFs आपको मिल जाएंगे जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बना देंगे। इस चैप्टर में हमें डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। इसका नोट्स हम थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर किए हैं। पार्ट 1 में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे और पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले पार्ट 1 को कवर करते हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है बदलाव। अगर एक क्वांटिटी के बदलने से दूसरा भी बदलने लगे तो इसको हम लोग वेरिएशन कहते हैं। वेरिएशन दो तरह का हो सकता है, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन में एक क्वांटिटी अगर बढ़े तो दूसरा भी बढ़ने लगता है उसी रेट से, और अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज करे, घटे, तो दूसरा भी डिक्रीज करने लगता है। इस तरह के वेरिएशन को हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं। और जब भी डायरेक्ट वेरिएशन होगा ना, तो दोनों क्वांटिटी का रेशियो हमेशा सेम रहेगा। उनका रेशियो क्या होता है? हमेशा सेम रहता है। अब मैथमेटिकली इसको हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कि अगर x और y डायरेक्ट वेरिएशन में है तो x और y का जो रेशियो होगा वो एक कांस्टेंट होगा, यानी कि x डिवाइड y विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। अब x बाई y कांस्टेंट है तो y को अगर उधर ले जाए तो x इक्वल टू के वाई हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट इंटू y हो जाएगा। अब जब x बाई वाई कांस्टेंट है तो अगर x का वैल्यू बदलेगा तो y का भी वैल्यू बदलेगा, और x बाई वाई का रेशियो ऑलवेज सेम होगा। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 बाई वाई वन इक्वल टू x2 बाई वाई टू, और इसी तरह से x3 बाई वाई थ्री भी होगा, इसी तरह से x4 बाई वाई फोर भी होगा। यानी कि जैसे जैसे x में चेंजेस आएगा वैसे वैसे y में भी चेंजेस आएगा। और k जो यहाँ पे है, ये जो कांस्टेंट है, इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। डायरेक्ट वेरिएशन के कुछ एग्जांपल्स हम लोग चैप्टर में देखे थे, जिसमें कि पहला है कॉस्ट, जो है डायरेक्टली वेरी करता है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा क्वांटिटी आप बढ़ाएंगे कॉस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इसके बढ़ने से ये भी बढ़ने लगता है, तो डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है ना। जितना ज़्यादा सामान आप खरीदेंगे आपको उतना ही ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। डिस्टेंस और टाइम के बीच में भी डायरेक्ट वेरिएशन चलता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस आप चलेंगे आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, और जितना कम डिस्टेंस चलेंगे टाइम भी उतना ही कम लगेगा। इस केस में स्पीड कांस्टेंट होता है। उसी तरह से वर्क और टाइम के बीच में भी रिलेशन है, ये दोनों के बीच में भी डायरेक्ट वेरिएशन होता है। जितना ज़्यादा काम होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, जितना कम काम होगा उतना कम टाइम लगेगा। यहाँ पे वर्कर्स की संख्या फिक्स्ड होती है, हर जगह कुछ ना कुछ फिक्स होगा तभी वेरिएशन काम करेगा। और उसके बाद है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। जितना ज़्यादा प्रिंसिपल रहेगा इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा, जितना कम प्रिंसिपल रहेगा इंटरेस्ट उतना ही कम कैलकुलेट होगा। हम लोग प्रिंसिपल कैलकुलेट किए थे ना, एसआई वाला जो क्वेश्चन किए थे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल बढ़ाइएगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा ही ना, और प्रिंसिपल घटाइएगा तो इंटरेस्ट घटेगा। यहाँ पर रेट और टाइम दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ऐसा इस तरह से वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा। अब चलिए इन्वर्स वेरिएशन को समझते हैं। इन्वर्स वेरिएशन जस्ट उल्टा है। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर आप एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे ना तो दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज करने लगेगा, और इस केस में, इन्वर्स वेरिएशन के केस में, प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है। डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो कांस्टेंट था, इन्वर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर x और y के बीच में इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है तो x इंटू वाई हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना। x इंटू वाई अगर कांस्टेंट है तो आप x1 y1 कीजिए, या x2 y2 कीजिए, या x3 y3 कीजिए, सबका वैल्यू जो है हमेशा इक्वल ही आएगा, है ना। x3 y3 या x4 y4 सबका वैल्यू हमेशा सेम ही आएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इक्वल टू के बाई एक्स, या x इक्वल टू के बाई वाई। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे इस इक्वेशन को हम लोग इधर उधर करके लिख सकते हैं। अब इसका रिलेशन क्या है, इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग चैप्टर में पढ़े थे, जैसे कि स्पीड और टाइम, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इन्वर्स वेरिएशन का रिलेशन होता है। अगर आप स्पीड को बढ़ाएंगे तो टाइम कम लगेगा, है कि नहीं। तो स्पीड और टाइम जो है इन्वर्सली वेरी करते हैं, इसीलिए इसको ऐसे लिखा जाता है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। टाइम को नीचे लिखा गया डिनोमिनेटर में। उसी तरह से नंबर ऑफ वर्कर्स और डेज, ज़्यादा वर्कर रहेंगे तो काम करने में कम दिन लगेगा, और कम वर्कर रहेंगे तो काम करने में ज़्यादा दिन लगेगा। यहाँ पे काम फिक्स है, काम को बढ़ाया घटाया नहीं जा रहा है, तो ये दोनों जो है इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
और डेज प्रोविजंस के केस में, अगर खाना पीना मतलब खाने की अगर व्यवस्था फिक्स है कि इतना ही खाना अवेलेबल है, तो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना ही कम दिन खाना चलेगा, और जितने कम स्टूडेंट्स होंगे उतना ही ज़्यादा दिन खाना चलेगा, भोजन चलेगा। तो इस तरह का रिलेशन जो होता है इन्वर्स वेरिएशन का होता है। डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशन की रिलेशंस को हम लोग टाइम, वर्क और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम होता है ना, और डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। तो अगर कोई भी इसमें कांस्टेंट हो जाए, जैसे कि मान के चलिए कि स्पीड ही कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस और टाइम बचेगा, और डिस्टेंस और टाइम का रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि स्पीड तो कांस्टेंट है ना। तो जब इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट वेरिएशन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में ही रेशियो कांस्टेंट होता है। उसी तरह से अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, तो स्पीड इंटू टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, और प्रोडक्ट कांस्टेंट कब होता है? इन्वर्स वेरिएशन में होता है। तो स्पीड और टाइम जो है इन्वर्सली वेरी करने लगेंगे। अगर टाइम कांस्टेंट हो गया तो फिर से डायरेक्ट वेरिएशन होने लगेगा स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड के बीच में। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को हम लोग इन तीनों केसेस में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कन्वर्जन आपको बार बार करना पड़ सकता है, जैसे कि किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा, उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। तो जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप 5/18 से गुना कर दीजिएगा। और अगर उल्टा करना हो, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर बनाना हो, तो आप 5/18 से भाग कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, समझे? तो ये कन्वर्जन फार्मूला आपको याद रखना है। अगला है ट्रेन प्रॉब्लम्स का फार्मूला। ट्रेन वाला क्वेश्चन दो तरह का आता है कि ट्रेन जो है पोल को क्रॉस कर रहा है, या ट्रेन जो है ब्रिज या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है। तो पोल में क्या होता है ना कि एक लंबी सी ट्रेन होती है, ठीक, और एक पोल होता है। तो ट्रेन जब पोल को क्रॉस करती है तो पोल है पतला, है ना, पूरा ट्रेन सेलेक्ट करते हैं, पोल है पतला। तो ट्रेन को पोल को क्रॉस करने के लिए अपने लेंथ के बराबर ही दूरी तय करना पड़ेगा। जितना ट्रेन का लेंथ उतना ही इसको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, पोल क्रॉस हो जाएगा। तो अगर पोल वाला क्वेश्चन दिया है तो डिस्टेंस जो है ट्रेन के लेंथ के बराबर ही होगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ब्रिज या प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक लेंथ तो ट्रेन का ही होगा, है ना, एक लेंथ ट्रेन का हो गया, और एक लेंथ जो है ब्रिज का भी हो गया, है ना, ब्रिज या प्लेटफॉर्म। तो ट्रेन को कितना चलना पड़ेगा इसको क्रॉस करने के लिए? ट्रेन को तो एक तो अपने लेंथ के बराबर भी चलना पड़ेगा, और उसके बाद जितना लंबा ब्रिज है उतना और चलना पड़ेगा, तब ना ये क्रॉस होगा। तो इसीलिए जब भी ट्रेन के साथ ब्रिज या प्लेटफॉर्म दे दे तो टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे? उसमें ट्रेन का लेंथ भी जोड़ेंगे प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज भी जोड़ेंगे, दोनों ऐड करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा वही हमारा टोटल डिस्टेंस होगा। और उसके बाद हम लोग डिस्टेंस टाइम वाला जो फार्मूला है उस पर बैठा देंगे, जो भी चीज़ रिक्वायर्ड होगा वो हमें मिल जाएगा। ये चीज़ आपको ऑलवेज याद रखना है कि डायरेक्ट वेरिएशन के केस में रेशियो कांस्टेंट रहता है, और इन्वर्स वेरिएशन के केस में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। अगर ये याद नहीं रहा या इसमें उल्टा पुल्टा कर दिए तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। अब चलिए पार्ट 2 पे आते हैं, जिसमें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। इसमें हम उतना ही क्वेश्चन रखे हैं जिससे कि चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट आपका रिवाइज हो जाए कम से कम समय में। आपको ज़्यादा क्वेश्चन एक ही तरह का नहीं करना पड़ेगा, अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि 18 मीटर कपड़ा है, उसका कॉस्ट है 1260 रुपीज़। पहला आपको बताना है कि पर मीटर कॉस्ट क्या है, दूसरा आपको बताना है कि 25 मीटर का कॉस्ट क्या होगा, और तीसरा आपको बताना है कि कितना मीटर खरीदा जा सकता है कपड़ा अगर आपके पास 2100 रुपये है तो देखिए पहले का सॉल्यूशन, पहले के सॉल्यूशन में हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉस्ट जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा कपड़ा खरीदेंगे उतना ज़्यादा कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा। जब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और इसका रेशियो क्या होगा? ये होगा कॉस्ट पर मीटर, मतलब 1 मीटर का जो दाम है वो। तो कॉस्ट पर मीटर निकालने के लिए सिंपली हम लोग टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे टोटल लेंथ से। टोटल कॉस्ट 1260 रुपया था, और टोटल लेंथ कितना मिल रहा था इसमें? 18 मीटर कपड़ा मिल रहा था। तो इससे हमें पता चल गया कि 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 70 रुपया है। देयरफॉर कॉस्ट पर मीटर इज़ 70 रुपीज़। अब पूछा है कि 25 मीटर कपड़े का दाम कितना है, तो जब 1 मीटर का प्राइस आपको मिल चुका है तो 25 मीटर का नहीं बता देंगे। 25 मीटर का प्राइस बताने के लिए 1 मीटर का जो प्राइस है उसको 25 से गुना कर दीजिए, 1750 रुपये हो जाएंगे। 25 मीटर का प्राइस मिल गया।
अब पूछा है कि मीटर्स फॉर 2100 रुपये। 2100 रुपये में आप कितना मीटर खरीद पाएंगे? तो 1 मीटर का दाम है 70 रुपया। 1 मीटर के लिए आपको 70 रुपया पे करना पड़ता है। तो 2100 रुपया में कितना मीटर खरीद पाएंगे? तो 2100 डिवाइड 70 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि 30 मीटर आप खरीद पाएंगे 2100 रुपीज़ में। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन एकदम ईजी था। इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट वाला है। इसमें बताया द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 7500 रुपीज़ फॉर अ फिक्स टाइम एंड फिक्स रेट। यहाँ पे टाइम और रेट फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा दोनों केसेस में। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट इसका निकाला जाए, प्रिंसिपल अगर 7500 है तो सिंपल इंटरेस्ट 600 निकलता है। अगर प्रिंसिपल को बढ़ा के 12000 कर दिया जाए तो सिंपल इंटरेस्ट क्या निकलेगा? टाइम और रेट वही है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सबसे पहले तो टेबल बना लेना है और उसमें जो जो दिया है उसको हमें लिख देना है। हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ऊपर लिख देते हैं प्रिंसिपल, नीचे एसआई। अगर प्रिंसिपल 7500 है तो एसआई कितना आता है? 600 आता है। और अगर प्रिंसिपल बढ़ा के 12000 कर दिया जाए तो एसआई कितना आएगा, यही पूछा है हमसे। अब आपको सोचना है कि दोनों के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन है। प्रिंसिपल आप जितना ज़्यादा बढ़ाइएगा सिंपल इंटरेस्ट उतना ही ज़्यादा आपको मिलेगा। पैसा जितना ज़्यादा बैंक में जमा कीजिएगा इंटरेस्ट आपको उतना ही ज़्यादा मिलेगा ना। और पैसा कम जमा कीजिएगा तो इंटरेस्ट कम मिलेगा। मतलब डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है दोनों के बीच में, है ना। दोनों एक तरह से डायरेक्ट वेरिएशन के रिलेशन में है। और डायरेक्ट वेरिएशन के रिलेशन में होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? रेशियो को इक्वल करते हैं, है ना। यानी कि इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स है। मतलब हम लिख सकते हैं 7500 बाई 600 इक्वल टू 12000 बाई एक्स। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा 960 रुपीज़। इससे हमें पता चला कि अगर 7500 रुपीज़ से प्रिंसिपल को बढ़ाकर अगर 12000 कर दिया जाए तो इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा, वो 960 रुपीज़ हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक कार जो है 240 किलोमीटर 4 घंटे में ट्रैवल करती है, उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड नहीं बदल रहा है। तो इसका टेबल हम बना लेते हैं। टेबल बना लेंगे तो आधा क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाएगा, समझे। तो टेबल सबसे पहले बना लीजिएगा। इसमें क्या क्या दिया है? डिस्टेंस और टाइम का हमें डेटा दिया है। ऊपर लिख देते हैं डिस्टेंस और नीचे लिख देते हैं टाइम। और इसके मल्टीपल डेटा हमें दिए गए हैं तो यहाँ पे कुछ कॉलम्स हम बना देते हैं जिसको हम फिल कर सके। अब देखिए 240 किलोमीटर चलता है 4 घंटे में, तो यहाँ पे ऊपर 240 किलोमीटर बैठा देते हैं, टाइम लगता है 4 घंटा। अब यहाँ पे पूछा है फाइंड इट्स स्पीड, इसका स्पीड क्या है? तो स्पीड तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बदल नहीं रहा है। और यहाँ पे इसका स्पीड निकालने के लिए सिंपली हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम कर देंगे। तो डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है 240/4 होगा। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड हो जाएगा। दूसरे में पूछा है हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 7 आवर्स एट द सेम स्पीड, उसी स्पीड के साथ 7 घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो डिस्टेंस यहाँ पे अननोन है, यानी कि हम लोग टेबल में फिल कर सकते हैं इसको एक्स, ये अननोन है डिस्टेंस, और टाइम हमें दे दिया 7 घंटा, है ना। अब आप बताइए कि डिस्टेंस और टाइम के बीच में किस तरह का वेरिएशन होता है, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा टाइम उतना ज़्यादा लगेगा, डिस्टेंस जितना कम होगा टाइम उतना कम लगेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। और डायरेक्ट वेरिएशन के केस में हम लोग क्या करते हैं? रेशियो को इक्वल करते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा 240/4 विल ऑलवेज बी इक्वल टू x/7, और x निकालने के लिए हम लोग 240/4 इंटू 7 कर देंगे। तो ये 4 से कट जाएगा 60 टाइम्स में, और 6 सत्ते 42, 420 हो जाएगा। यानी कि 7 घंटे में ये कितना दूरी चल जाएगा? 420 किलोमीटर चल जाएगा, 420। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो हम डायरेक्ट वेरिएशन इन्वर्स वेरिएशन की तरह टेबल बना के इसको सॉल्व किए। ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आप ऐसे ही सॉल्व करें, आप सिंपली फार्मूला अगर आपको पता है तो फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन भी आप निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए किया हुआ है, डिस्टेंस पता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड आप निकाल ही चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, टाइम 7 घंटा है, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं कि 420 किलोमीटर चलेगा ये 7 घंटे में। तो आप ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए, दोनों तरह से निकालेंगे तो आपका आंसर सही होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू ट्रैवल 360 किलोमीटर सेम स्पीड से। अगर 360 किलोमीटर चलना है तो यहाँ पे एक तीसरा डेटा आ गया 360 किलोमीटर, तो उसको कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे एक्स नहीं लिखेंगे, यहाँ वाई लिखेंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसके लिए कैलकुलेशन करके आपको बताते हैं कि अब क्या हो जाएगा, इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना हो जाएगा, क्योंकि अभी भी तो डायरेक्ट वेरिएशन ही है ना। तो 240/4 विल बी इक्वल टू 360/y। तो अब y हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 360/240 इंटू 4, 0 0 कट गया,
6 से कटेगा ना, 6 से, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, 4 4 कट गया, 6 आंसर आ गया। तो y का वैल्यू 6 आया, मतलब यहाँ पे हमें 6 भरना पड़ेगा, है ना। ये जो वैल्यू आया वो 6 आया। तो अगर आपको 360 किलोमीटर चलना है तो आपको 6 आवर्स का समय लगेगा। अब आप ऐसे निकालिए या दूसरे तरह से निकालिए, जैसा हम यहाँ पे बनाए हैं। देखिए कि कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 360, स्पीड है 60, तो 6 आवर्स का समय आपको मिल जाएगा। तो आप कैसे भी एग्जाम में बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है कि 24 वर्कर्स किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो अगर उस काम को करने के लिए केवल 18 वर्कर्स ही लाए जाएँ तो वो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग टेबल बना लेंगे। टेबल में 2 रो बनाएंगे। एक रो रहेगा नंबर ऑफ़ वर्कर्स का, एक रो नंबर ऑफ़ वर्कर्स का डाल देंगे, और दूसरा रो जो रहेगा वो टाइम का रहेगा, नंबर ऑफ़ डेज़ का। तो हमें क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट में दिया था कि 24 वर्कर्स जो होते हैं वो 15 दिनों में काम कंप्लीट कर देते हैं। इसी काम को अब 18 वर्कर्स से करवाना है तो कितने दिनों में वो काम कंप्लीट होगा। अब ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि ज़्यादा वर्कर रहेगा तो समय कम लगेगा, है ना, काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और कम वर्कर रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा, काम लेट से ख़त्म होगा। मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है, एक के बढ़ने से दूसरा घट जा रहा है और एक के घटने से दूसरा बढ़ जा रहा है। इन्वर्स वेरिएशन के केस में प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहता है, इतना इंटू इतना विल बी इक्वल टू इतना इंटू इतना। तो हम इस तरह से इक्वेशन बना के लिख सकते हैं कि 24 इंटू 15 विल बी इक्वल टू 18 इंटू एक्स। अब एक्स का वैल्यू निकालना एकदम आसान है, हम 18 को उधर भेज देंगे, हमें मिल जाएगा 24 इंटू 15 डिवाइड बाई 18। 3 से कट जाएगा, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, उसके बाद फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और फिर 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स में। तो x का वैल्यू आ गया 4 इंटू 5 यानी कि 20। इससे हमें पता चल गया कि अगर 18 लोग रहेंगे ना तो ये काम 20 दिनों में ख़त्म होगा, है ना। पहले 15 ही दिनों में ख़त्म हो जा रहा था, अब लोग घट गए तो अब ये काम 20 दिनों में ख़त्म होगा। स्टेटमेंट कैसे लिखना है, 2-3 क्वेश्चन हम दिखाए हैं, उसी तरह से इसमें भी स्टेटमेंट लिखिएगा। 12 पंप्स एक टैंक को 10 घंटे में फिल कर सकते हैं, तो वैसे ही एक टैंक को 15 पंप्स कितने घंटे में फिल कर सकेंगे ये हमें बताना है। तो सबसे पहले एक टेबल बना लेंगे। ऊपर हो जाएगा नंबर ऑफ़ पंप्स NOP, और नीचे हो जाएगा टाइम, कितना टाइम उसको लगता है टैंक को फिल करने में। तो अगर नंबर ऑफ़ पंप्स 12 है, अगर 12 पंप्स हैं तो टाइम लग जाता है 10 घंटे का। अब पंप कितने हो गए, 15 पंप्स हो गए, तो कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। अब देखिए ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है, जितना ज़्यादा पंप लगाएंगे टाइम उतना ही कम लगेगा, जल्दी भर जाएगा टैंक। और अगर कम पंप लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा टैंक को फिल करने में। सिंपल सा लॉजिक है। तो एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है और दूसरे के घटने से पहले के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन्वर्स वेरिएशन का केस है। तो हम लोग इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे। 12 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 15 इंटू एक्स। 12 इंटू 10 इक्वल टू 15 इंटू एक्स। सॉल्व करेंगे, एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा 8। इसका मतलब कि 15 पंप्स अगर लगाया जाए तो 8 घंटे का समय लग जाएगा। एक्स का वैल्यू 8 हमें मिल जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इसको एकदम VVIP मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा इस वाले चैप्टर से सबसे हार्ड, तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें कि इसी तरह के कुछ कुछ डेटा दिए रह सकते हैं, सिमिलर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है कि 420 बच्चों के लिए भोजन का प्रबंध है 36 दिनों का। मतलब 420 बच्चे अगर हैं तो 36 दिनों तक वो आराम से खा पी सकते हैं। आफ्टर 6 डेज, 6 दिनों के बाद क्या होता है कि 70 स्टूडेंट्स लीव कर जाते हैं, स्कूल छोड़ के चले जाते हैं। फॉर हाउ मेनी डेज विल द रिमेनिंग फूड लास्ट। अब जो बचा हुआ खाना है वो कितने दिनों तक चलेगा। अब ध्यान से देखिए, इसके लिए भी हम लोग टेबल बनाएंगे, समझे। इसके लिए भी हम लोग टेबल बनाएंगे जिसमें कि क्या क्या लिखना पड़ेगा हमें, कि कितने स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, और उनका खाना कितने दिनों तक के लिए है। तो एक ऊपर में लिख देंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और नीचे लिख देंगे फूड प्रोविजंस, है ना, फूड कितने दिनों का है। अगर कभी भी क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे चले जाते हैं या कुछ दिनों के बाद कुछ बच्चे आ जाते हैं, तो ये जो पहला चीज़ है ना, इसको कभी भी टेबल में मत भरिएगा। अगर यहाँ पे आप 420 और 36 डेज भर दिए, वहीं आपका आंसर जो है गलत हो जाएगा, आपका आंसर सही आ ही नहीं पाएगा। अगर क्वेश्चन में 6 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितने भी दिन के बाद का
सिनेरियो मेंशन किया गया है, जब बच्चे चले जाते हैं या आ जाते हैं उतना दिन सबसे पहले उसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि उतना दिन तक तो कुछ नहीं हुआ ना। 6 दिनों तक तो 420 बच्चे ही खाए ना आराम से। 36 में 6 डेज को माइनस कर दीजिए, माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 30 दिन, यानी कि 6 दिनों के बाद भी 420 बच्चे ही अगर होते तो वो खाना आराम से 30 दिनों तक खाते, है कि नहीं, फैक्ट है कि नहीं। लेकिन 6 दिनों के बाद ऐसा रहा नहीं। 6 दिनों के बाद 70 बच्चे जा चुके हैं। अब 70 बच्चे जा चुके हैं तो कितने बच्चे बचे? बच्चे बचे यहाँ पे 350। अब हमें बताना है कि अब वो बचे हुए खाने को कितने दिनों तक खाएंगे। तो यहाँ पे बचे हुए खाने की बात की जा रही है ना, इनिशियली कितना खाना था उसका बात नहीं ना किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 30 डेज ही भरे। यहाँ 36 भरते गलत हो जाता। तो 420 बच्चे आराम से 30 दिनों तक खाना खाते 6 दिन के बाद से भी, अगर वो 70 बच्चे नहीं जाते। लेकिन 350 बच्चे बचे, 70 जा चुके, तो ये 30 दिनों से डेफिनेटली ज़्यादा ही चलेगा खाना, क्योंकि बच्चे घटे हैं, है ना। तो कितना दिन खाना खाएंगे वो हमें बताना है। अब देखिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है या इन्वर्स वेरिएशन का केस है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे खाना उतना ही कम दिन चलेगा, और जितने कम बच्चे होंगे खाना उतना ही ज़्यादा दिन चलेगा। इन्वर्स वेरिएशन के केस में प्रोडक्ट को इक्वल करते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं 420 इंटू 30 विल बी इक्वल टू एक्स इंटू 350, राइट। तो x इक्वल टू हो जाएगा 420 इंटू 30 डिवाइड बाई 350, समझे। 0 0 कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 0 लग जाएगा। 5 से कट जाएगा, 12 बार में 12 पंचे 60, उसके बाद 12 तिया 36 हो जाएगा 36। मतलब x का वैल्यू हमें मिल गया कितना? 36। अब समझिए क्वेश्चन को। 420 बच्चे ही अगर होते तो बचा हुआ खाना 30 दिनों तक चलता, क्योंकि 6 दिनों तक तो नॉर्मली चला ही था खाना। लेकिन 70 बच्चे जा चुके, अब बचे 350 बच्चे, तो अब वो बचा हुआ खाना 30 से ज़्यादा दिन चलेगा, यानी कि 36 डेज चलेगा। तो इस तरह से टेबल बनाइएगा, आइडेंटिफाई कीजिएगा डायरेक्ट है या इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन था तो प्रोडक्ट को इक्वेट करेंगे, प्रोडक्ट को इक्वल करेंगे, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, अननोन मिल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें बताया गया है कि अ ट्रेन कवर्स अ फिक्स डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए 5 घंटे में वो एक फिक्स डिस्टेंस को कवर कर लेती है। अगर उसका स्पीड बढ़ा दिया जाए, स्पीड 60 से बढ़ाकर 75 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए, तो वो उसी डिस्टेंस को कितने समय में कवर करेगी। डिस्टेंस यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, हमें पता है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड इंटू टाइम का वैल्यू जो होगा ऑलवेज सेम आएगा, इट विल ऑलवेज बी कांस्टेंट, समझे। तो इसी को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे टेबल बनाएंगे और इसी को यूज़ करके सॉल्व कर लेंगे। टेबल बना लेते हैं स्पीड और टाइम का, है ना। तो स्पीड हमें दिया है और टाइम दिया है, तो एक रो बना देंगे स्पीड का और एक रो बना देंगे टाइम का। अगर स्पीड 60 है तो टाइम 5 आवर्स ही लगता है, यहाँ पे 60 बैठा देते हैं, टाइम लगता है 5 आवर्स। अब पूछा है कि अगर स्पीड बढ़ के 75 हो जाए तो टाइम क्या होगा, कितना समय लगेगा, तो एक्स। अब हमें चेक भी नहीं करना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इन्वर्स वेरिएशन है, क्योंकि फार्मूला हमें पता है। अच्छा, अगर फार्मूला नहीं पता है, अगर आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो यहाँ देख लीजिए कि स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम बढ़ेगा कि ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड है तो टाइम कम लगेगा ना, और स्पीड घटाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा उस डिस्टेंस को कवर करने में। तो मतलब ये इन्वर्स वेरिएशन है। इन्वर्स वेरिएशन है तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा, प्रोडक्ट जो होगा दोनों का कांस्टेंट होगा। तो आ गया ना वही चीज़। तो हम लिख सकते हैं 60 इंटू 5 इक्वल टू 75 इंटू एक्स। तो एक्स हो जाएगा 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 75। अब किससे कटेगा? 15 से कट जाएगा, 15 पचे 75, 15 चौक 60, 5 5 खत्म, 4 आंसर आ गया। मतलब अगर वो 75 की स्पीड से चले तो उसको 4 घंटे का ही समय लगेगा। एक्स का वैल्यू हमारा 4 आया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कि एक ट्रेन है, 300 मीटर लंबी है, वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और उसके बाद बोला गया है कि ये एक सिग्नल पोस्ट को कितने देर में क्रॉस कर लेगी। तो हम अभी आपको बताए थे कि अगर ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट या एक पोल को क्रॉस कर रही हो तो ट्रेन को कितना दूरी चलना पड़ेगा। ट्रेन को मात्र अपने लेंथ के बराबर ही चलना पड़ेगा। जैसे वो अपने लेंथ के बराबर चलेगी वो पोल को क्रॉस कर जाएगी, है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा ट्रेन का लेंथ ही हो जाएगा, समझे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया? ट्रेन का लेंथ, यानी कि 300 मीटर। उसके बाद इसका स्पीड कितना है? स्पीड इसका हमें दिया है 72 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे इसी दोनों के साथ कैलकुलेशन करने मत बैठ जाइएगा,
वो जो क्लास 5 का बच्चा गलती करता है वो नहीं करना है आपको, ठीक है। यूनिट को पहले मिलाइए, यह है मीटर में, एमकेएस यूनिट सिस्टम है, जबकि ये एमकेएस में नहीं है, आपको इसको एमकेएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन वाला हम आपको बताए थे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हैं। ये नहीं याद रहता तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं ना, कि किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर को सेकंड बनाने के लिए इंटू 3600 करेंगे ना। तो 1000/3600 को जब कैंसिल आउट कीजिएगा तो 5/18 ही आएगा। आप वैसे भी कर सकते हैं। अभी हो जाएगा 18 से 4 बार में 72, 4 पंचे 20, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड आ गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है टाइम कितना लगा। तो टाइम के लिए आप सीधे टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। टाइम इक्वल टू क्या हम लोग देखे थे, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 300 मीटर, बाय स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 20 से कितने बार में ख़त्म, ये हो जाएगा 15 बार में ख़त्म, है ना। तो ये हो गया आंसर हमारा 15 सेकेंड। ये जो पोल है उसको ट्रेन 15 सेकेंड में ही क्रॉस कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि ट्रेन है 180 मीटर लंबा और उसको ब्रिज को क्रॉस करना है। तो ध्यान से देखिए, ट्रेन की एक अपनी लंबाई है और उसको एक ब्रिज को क्रॉस करना है ना। तो ट्रेन जो है अपने लेंथ के बराबर तो चलेगी ही, अपने लेंथ के बराबर तो उसको चलना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसको ब्रिज के लेंथ के बराबर और चलना पड़ेगा, तभी ना वो ब्रिज को पूरी तरह से क्रॉस करेगी। ध्यान से देखिए, ट्रेन यहाँ पे है, अभी ब्रिज पर एंटर भी नहीं की है, पहले उसको अपने लेंथ के बराबर चलना पड़ेगा, अपने लेंथ के बराबर चल गई। अब उसको ब्रिज के लेंथ के बराबर और चलना पड़ेगा, तब ना वो क्रॉस करेगी। तो जब भी ब्रिज को क्रॉस करे तो उस केस में क्या करना है, जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा दोनों के लेंथ के सम के बराबर हो जाएगा, यानी कि 180 मीटर प्लस 200 मीटर, नहीं 220 था ना, 220 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा ना। अब बोला है कि इसको क्रॉस करने में 20 सेकेंड का समय लगता है, मतलब टाइम हमें दिया है, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड्स। हमें ट्रेन का स्पीड निकालना है किलोमीटर पर आवर में। अब पहले स्पीड निकाल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में ही। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस है 400 मीटर, बाई टाइम कितना है 20 सेकेंड्स। 0 0 कट गया, 2 से ये 20 टाइम्स में कट गया, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब हमें बोला था कि डिस्टेंस को आप किलोमीटर पर आवर में निकालिए, तो इसको क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बनाने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। जब उल्टा करना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे, है ना। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 18/5 से, तो 20 गुना 18/5 इतना हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। 5 से कट जाएगा 4 बार में, 18 चौक 72, यानी कि 72 किलोमीटर पर आवर ये आंसर आ जाएगा। एक ट्रेन है जो कि 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो एक प्लेटफॉर्म जिसकी लंबाई 150 मीटर है उसको 20 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो ट्रेन का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे ट्रेने का लेंथ गायब कर दिया है ना। तो ध्यान से देखिए, ट्रेन का अपना एक लेंथ होगा और वो ब्रिज को क्रॉस करेगी, या प्लेटफॉर्म यहाँ पे है ना, तो मान के चलते ये प्लेटफॉर्म है, इसको ट्रेन क्रॉस करेगी। प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें दिया है कितना, 150 मीटर, ठीक है। ट्रेन का लेंथ x मान लेते हैं। तो डिस्टेंस हम आपको बताए थे कि इस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस 150, दोनों का सम हो जाएगा डिस्टेंस, समझे, इतना मीटर हो जाएगा। स्पीड हमें दे दिया है 54 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड हम लिख लेते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे इसको MKS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे 54 इंटू 5/18, है ना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। ये यूनिट कन्वर्जन करना जरूरी है, ऐसे बनाइएगा तो गलत हो जाएगा। 18 से 3 बार में कट गया 54, 3 × 5 = 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये चल रहा है। उसके बाद हमें टाइम भी दिया है, टाइम कितना ले रहा है ये, टाइम इक्वल टू 20 सेकेंड्स का टाइम इसको लग रहा है। अब हमें डिस्टेंस का भी इक्वेशन पता है, एक्सप्रेशन पता है, स्पीड भी पता है और टाइम भी पता है। अब हमें फार्मूला लगा देना है बस। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, कोई भी जो भी फार्मूला आपको पता है उसी को लिख दीजिए। क्या पता है आपको, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम पता है ना, या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम पता है ना, जो भी पता है वो लिख दीजिए और सबके वैल्यू को डाल दीजिए। डिस्टेंस का वैल्यू क्या है, x प्लस 150 जो हमने निकाला था। स्पीड कितना है यहाँ पे 15 है और टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड लग रहा है। तो ये हो जाएगा x प्लस 150 इक्वल टू 15 दूनी 30 यानी कि 300। तो x इक्वल टू 300 माइनस 150 यानी कि 150। तो x का वैल्यू 150 मिल गया। मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर है ट्रेन की लंबाई, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 150 मीटर है।
और इसी कारण से इसको क्रॉस करने में कितना लग रहा है, 20 सेकेंड का समय लग रहा है। अगर इसको प्लेटफॉर्म की जगह यहाँ पे पोल होता तो आधे समय में ही यानी कि 10 सेकेंड में ही ये क्रॉस कर जाता उसको। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा और ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा। एक ट्रेन है जो कि एक पोल को 12 सेकेंड में क्रॉस कर जाती है, और वही ट्रेन एक ब्रिज को जिसकी लंबाई 180 मीटर है उसको 18 सेकेंड में क्रॉस करती है। तो हमें ट्रेन का लेंथ बताना है और इसका स्पीड बताना है, दोनों चीज़ गायब कर दिया है यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए, दो इक्वेशन बनेगा दोनों केस के लिए। पहले तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई नहीं दी गई है, तो उसकी लंबाई को x मान लेते हैं। ये ट्रेन एक पोल को क्रॉस करती है, ठीक है। फिर से वही ट्रेन है जिसकी लंबाई फिर से अगेन x ही होगी, और ये जो ट्रेन है वो क्या क्रॉस करती है, एक ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है। ब्रिज जैसा लग रहा है ना जी। तो ये ब्रिज को क्रॉस करती है जिसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है। इसको क्रॉस करने में उसको 12 सेकेंड का समय लगता है, T1 12 सेकेंड्स, और इसको क्रॉस करने में, ब्रिज को क्रॉस करने में ऑब्वियसली बात है ज़्यादा टाइम लगेगा, T2 इक्वल टू 18 सेकेंड्स का समय लगता है। इस केस के लिए डिस्टेंस जो होगा वो केवल ट्रेन के लेंथ के बराबर ही होगा, लेकिन दूसरे वाले केस के लिए जो डिस्टेंस होगा उसमें ट्रेन का लेंथ तो होगा ही, साथ ब्रिज का लेंथ भी ऐड होगा, समझे, दोनों मिला के उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे D1 हो गया x मीटर और D2 हो गया x प्लस 180 मीटर। अब देखिए दोनों केस में कुछ है, कोई ऐसा चीज़ है जो कि कांस्टेंट है। हाँ, एक ऐसा चीज़ है जो कि कांस्टेंट है, और वो है इसका स्पीड। चाहे ट्रेन इस पोल को पास करे या ब्रिज को पास करे, दोनों तो एक ही स्पीड से जा रही होगी ना। अब दोनों केस में स्पीड निकालते हैं। यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा, यानी कि x मीटर बाई टाइम कितना है 12, इतना मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा। और यहाँ का स्पीड क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे, यहाँ डिस्टेंस है x प्लस 180 बाई टाइम लग रहा है 18 सेकेंड, है ना, इतना मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड हो जाएगा। अब दोनों केस में, चाहे फर्स्ट केस को देखें या सेकेंड केस को देखें, ये जो स्पीड आया है दोनों केस में तो सेम ही होगा, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि x बाई 12 विल बी इक्वल टू x प्लस 180 बाई 18। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। एक तरफ हो जाएगा 18x, एक तरफ हो जाएगा 12x प्लस 12 इंटू 180, कितना हो जाता है, लिख ही देते हैं 12 इंटू 180 अभी के लिए। 12x उधर चले जाएगा उस साइड, तो ये हो जाएगा 18x माइनस 12x, और उस तरफ हो जाएगा 12 इंटू 180। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 6x बचा, इधर हो जाएगा 12 इंटू 180, और x इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 180 बाई 6, यानी कि 6 तिया 18, 30 बार में कट गया, 12 तिया 36, और एक जीरो लग जाएगा 360। तो x का जो वैल्यू है वो हमें 360 मिल गया। अब याद कीजिए x था क्या, x तो था ट्रेन की लंबाई, है ना, 360 मिल चुका है हमें, है ना। ट्रेन की लंबाई कितनी मिल गई, 360 मीटर मिल गई। तो ये चीज़ पहला जो हमसे पूछा था वो तो मिल गया ना, लेंथ ऑफ ट्रेन ये मिल गया 360 मीटर। और दूसरा पूछा है कि इसका स्पीड बताइए, तो स्पीड आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। एक्स का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो भी उतना ही स्पीड मिलेगा, यहाँ पुट करेंगे तो भी उतना ही स्पीड मिलेगा, तो यहाँ पुट करना ज़्यादा आसान है। 360 को यहाँ पुट कर दीजिए, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाई 12, 12 तिया 36, जीरो बचा, 30 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। आप चाहे तो इसको किलोमीटर पर आवर में भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वैसा पूछा नहीं है तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बस हमें आइडेंटिफाई करके बताना है कि किस में डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है और किस में इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है, और उसका रीज़न भी हमें बताना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला क्या है, सबसे पहला है कि डिस्टेंस एंड टाइम अगर स्पीड कांस्टेंट हो, तो अगर स्पीड नहीं बढ़ घट रहा है तो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा, जितना कम डिस्टेंस होगा टाइम उतना ही कम लगेगा। मतलब पहला वाला जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। और इसका रीज़न पूछा है तो इसके रीज़न में आप क्या लिखेंगे, हायर द डिस्टेंस हायर द टाइम टेकन, लोअर द डिस्टेंस लोअर द टाइम टेकन। इफ़ यू इंक्रीज वन क्वांटिटी अदर क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज, इसीलिए ये डायरेक्ट वेरिएशन का केस है। ऐसे आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा में कि स्पीड और टाइम, स्पीड अगर डिस्टेंस फिक्स हो तो स्पीड जितना ज़्यादा रखेंगे टाइम उतना ही कम लगेगा, और स्पीड जितना कम रखेंगे गाड़ी का टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो ये इन्वर्स वेरिएशन का केस है, इन्वर्स वेरिएशन का। इसके रीज़न में आप लिख सकते हैं कि अगर हम स्पीड को बढ़ाते हैं तो टाइम जो है घट जाता है। इफ़ वी इंक्रीज द फर्स्ट क्वांटिटी सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीजेस, सो इट इज़ इन इन्वर्स वेरिएशन। तीसरा क्या है, कॉस्ट एंड नंबर ऑफ आर्टिकल। अगर आप ज़्यादा सामान खरीदेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, कम सामान खरीदेंगे तो कम कॉस्ट लगेगा। तो ये तो डायरेक्ट वेरिएशन का केस है, तीसरा वाला डायरेक्ट वेरिएशन हो गया, ठीक है। और चौथा वाला क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स एंड टाइम टेकन, अगर काम फिक्स है तो
काम अगर फिक्स है तो जितने ज़्यादा वर्कर्स रहेंगे टाइम उतना ही कम लगेगा, और जितने कम वर्कर्स रहेंगे टाइम उतना ही ज़्यादा लगेगा। मतलब चौथा वाला जो है हमारा इन्वर्स वेरिएशन का केस है, एक के बढ़ने से दूसरा घट रहा है और एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है। तो इस तरह से रीजन के साथ आप सबको आइडेंटिफाई करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत आसान है, ये तो आप ही को बनाना चाहिए। हम आधा अधूरा बना देते हैं, आपको कमेंट में फाइनल आंसर बताना है। यहाँ बोला है कि एक्स वेरीज डायरेक्टली एज वाई, एक्स और वाई के बीच में डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं एक्स और वाई। पहला केस है जिसमें कि एक्स का वैल्यू 16 है और वाई का वैल्यू 4 है। एक्स का वैल्यू 16 और वाई का वैल्यू 4। फिर पूछा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा अगर वाई का वैल्यू 9 हो जाए तो। अगर वाई का वैल्यू 9 हो जाए तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है। तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो आपको पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, रेशियो बराबर होता है या प्रोडक्ट बराबर होता है। पहले तो आप ये बताइएगा कमेंट में, और उसके बाद एक्स का वैल्यू क्या आता है ये भी आप कमेंट में बताइएगा। ये क्वेश्चन भी हम आपके लिए छोड़ते हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन है। एक्स और वाई के बीच में इन्वर्स वेरिएशन यहाँ पे हो रहा है। एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू एक हमें दिया है, दूसरा वाले में वाई का वैल्यू दे दिया है, एक्स का वैल्यू पूछा है। तो उसी तरह से टेबल बनाइएगा। इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है, रेशियो इक्वल होता है कि प्रोडक्ट इक्वल होता है, उस हिसाब से आप इक्वेशन बना के अननोन का वैल्यू पता कर लीजिएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया कि एक बस है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 3 घंटे में डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। इस स्पीड से चलता है तो 3 घंटे में पहुंचता है। अगर उसको 2 ही घंटे में पहुंचना है तो उसको किस स्पीड से चलना पड़ेगा। ये तो एकदम आसान वाला बच्चा वाला क्वेश्चन आ गया। इसके लिए टेबल बना लीजिएगा, देख लीजिएगा डायरेक्ट वेरिएशन है कि इन्वर्स वेरिएशन है, प्रोडक्ट या रेशियो दोनों में से एक को इक्वल करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, और उसके बाद एक्स का वैल्यू जो अननोन है वो आपको पता चल जाएगा। अब आपका काम है कि तीनों क्वेश्चन को आराम से बैठ के बनाइए, 13, 14 और 15, और तीनों का आंसर नंबर वाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक कीजिए, आपको बुक परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको और भी चैप्टर्स के रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।